हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हमारे पास कुछ 6 केस स्टडी बची हैं बेटा, जो आज हमने ख़त्म करनी है। बाबू सबसे पहली केस स्टडी बेटा स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड। लास्ट लेक्चर में जहाँ ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट बेटा, ये कराने के लिए 6 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते चलो। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस हाउ इज द डिसीजन टू अंडरटेक कंप्यूटराइजेशन ऑफ ओन्ड वेयरहाउस लाइकली टू अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। कहता है बेटा आप अपने वेयरहाउस का कंप्यूटराइजेशन करा रहे हो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे अफेक्ट होगी। बेटा वैसे तो याद भी आ चुकी होगी ये बात, मुझे केस पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बेटा, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा, कंप्यूटर में बेटा टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, तो बेटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ड्यू फास्टर। याद है ना बेटा बात, कंप्यूटर में बिकम ऑब्सोलीट सूनर देन फर्नीचर, ठीक है ना बेटा। बाबू बी पार्ट कहता है नेम इट्स 2 सोर्सेस दैट कंपनी में यूज टू फाइनेंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान। बेटा ऐसे कौन से दो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये फाइनेंस किया जा सकता है। बेटा आप कंप्यूटराइजेशन करा रहे हो अपने वेयरहाउस का, कह रहा है बेटा कौन से 2 सोर्सेज से पैसा आ सकता है, कोई 2 चिपका देना जो आपका मन करे, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं बताना इसमें मुझे। बढ़े आगे बेटा। बाबू नेक्स्ट केस स्टडी विजन लिमिटेड वाली ये केस स्टडी है बेटा। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले, ए और बी दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन बाय द कंपनी बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पहरा। बेटा फाइनेंशियल डिसीजन 3 थे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। और इसने जब बोला ना डिसीजंस, यानी कि बेटा एक तो नहीं है, चाहे 2 चाहे 3 हो बेटा। चलो जी बी पार्ट, डू यू थिंक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन एबल टू अचीव इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव, why or why not give reason in support of your answer। मेरी तरफ देखना, कह रहा आपको क्या लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम ने अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव अचीव करके दिया। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। बेटा अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी है या शेयर प्राइस बढ़ा होगा तो हम मानेंगे कि प्राइम ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। यही है ना जी बात। चलो जी बेटा पढ़ना शुरू करना। कहता है विजन लिमिटेड इज अ रेनाउंड मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर इन इंडिया। प्रेजेंटली इट ऑन्स 234 स्क्रीन इन 45 प्रॉपर्टीज एट 20 लोकेशन इन द कंट्री। बेटा ये समझ लो SR सिनेमास है, विजन वुजन छोड़ दो। कहता है मल्टीप्लेक्स है, पूरे इंडिया में 234 स्क्रीन है बेटा, और 45 अलग अलग जगहों पर। ठीक है जी पढ़ते चलो। कंसिडरिंग द फैक्ट that there, ये there नहीं होगा, there ही होगा। Considering the fact that there is a growing trend among the people to spend more of their disposable income on entertainment, 2 years back the company had decided to add more screen to its existing setup and increase facility in enhance leisure and food chain etc। बेटा यही लाइन इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कहता है 2 साल पहले कंपनी ने सोचा कि लोग अपनी इनकम का काफ़ी पैसा बेटा एंटरटेनमेंट पे खर्चने लगे हैं, तो बेटा कंपनी नई स्क्रीन को ऐड कर रही है बेटा, और जगह पर बेटा नई स्क्रीन लगा रही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा इन्वेस्ट करने की बात चल रही है। कहता है इट हैड देन फ्लोटेड एन IPO ऑफ इक्विटी शेयर इन ऑर्डर टू रेज द डिजायर्ड कैपिटल। कहता है और कंपनी ने सोचा कि वो ये पैसा इक्विटी से रेज करेगी। फाइनेंसिंग डिसीजन यही तो बताता है बेटा, हाउ मच फंड शुड बी रेज्ड एंड फ्रॉम विच सोर्स, किस सोर्स से पैसा ले रहे हो, और क्लियर कट बोल रहा है बेटा आप इक्विटी से पैसा ले रहे हो। और बेटा नेक्स्ट लाइन, खैर ये तो सेम ही है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड, ये तो फाइनेंसिंग डिसीजन से ही रिलेटेड है। लास्ट लाइन, ओवर द ईयर द सेल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड। यहाँ तक की बात क्या है, डिविडेंड डिसीजन। कहता है एंड द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। सर इस लाइन से पता लगता है कि बी पार्ट का आंसर ही ऐसा है। बाबू क्या कह रहा है, शेयर का प्राइस बहुत बढ़ गया। बेटा याद हो अगर आपको
बेटा वेल्थ दो चीजों से रिलेट करती है आपकी, या तो नंबर ऑफ शेयर या बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर, ऐसे ही तो बोलता है बेटा वेल्थ। मैंने आपको बताया भी था, मैंने 10,000 शेयर रिलायंस के खरीद रखे हैं, मान लो 100 रुपए का एक दाम है, मैं बोलूंगा बेटा रिलायंस में मैंने 10 लाख रुपए की वेल्थ लगा रखी है। बाबू बेटा शेयर तो पड़े पड़े अंडे देने से रहे, कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि बेटा ये 10 लाख से मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाए। और वेल्थ बढ़ेगी कैसे बेटा, जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्केट प्राइस, ये बढ़ेगा बेटा शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ने लग जाती है। और लास्ट लाइन में यही तो बोल रहा है कि शेयर का दाम बढ़ रहा है, शेयर का दाम बढ़ रहा है बेटा, हो गया आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव पूरा। क्लियर बात। अभी तो बेटा हाल खराब है, मुझे लगता है हम सब रिवीजन बैच पढ़ने आए हैं, कुछ नहीं पता दीन दुनिया का आधे से ज़्यादा को। तो चलो जी बेटा नेक्स्ट जो केस स्टडी है बाबू, ये नहीं कर रहे, आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं कर रहे। बेटा ये केस स्टडी अगर आप देख रहे हो, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म अर्जुन स्टार्टेड ट्रैवल एंजल्स प्राइवेट लिमिटेड, यही केस है ना बाबू। कर नहीं रहे क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट में पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, बी पार्ट में बेटा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 2011 में कट हो गया था, आज तक बुक से नहीं हटा। ठीक है जी बेटा, करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो जी, वायर वर्क्स लिमिटेड, ये केस कर रहे हैं बेटा। रिक्वायरमेंट नंबर ए, स्टेट एनी वन रीजन बिकॉज ऑफ विच कंपनी हैज बीन एबल टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। कहता है एक रीजन बता दो जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है। ठीक है जी, बहुत सारे फैक्टर हमने पढ़े हैं, देख लेंगे। बी पार्ट, वाई डू यू थिंक स्मॉल इन्वेस्टर्स आर हैप्पी विद द कंपनी फॉर डिक्लेयरिंग स्टेबल डिविडेंड। कह रहा है आपको क्यों लग रहा है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो क्यों खुश है बेटा, क्योंकि कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांट रही है। इसका वैसे केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार चलो पढ़ दो। बिल्कुल बेटा, छोटे शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम मिले, और अगर उनको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है तो वो खुश होंगे, बस ये इतना सा बात है। बी पार्ट का आंसर केस से है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। वायर वर्क्स लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स। Despite fierce competition in the industry, it has been able to maintain stability in its earning, and as a policy uses 30% of its profit to distribute dividend. बेटा कहता है जितना मर्जी कंपटीशन था, कंपनी इज एबल टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। यही बेटा है ए पार्ट का आंसर, क्योंकि आपकी अर्निंग स्टेबल है, इस वजह से बेटा आप रेगुलर डिविडेंड बांट रहे हो। खत्म कहानी, कुछ भी नहीं पढ़ना, बढ़े आगे। लो जी बेटा, अब 3 केस बचे हैं बेटा, रिवीजन बैच स्टार्ट करते हैं तो। बेटा नेक्स्ट केस स्टडी मनोज वाली केस स्टडी है बेटा। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके का पढ़ा है बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म। Get the type of investment decision taken by the Manoj by deciding to set up a separate manufacturing unit for producing jute product. केस पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, इट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बेटा मनोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है बेटा। सर डे टू डे खर्चे के लिए पैसा चाहिए हो और वर्किंग कैपिटल चाहिए हो, तो बेटा आप कहाँ पर हो, शॉर्ट टर्म पर। शॉर्ट टर्म मतलब वर्किंग कैपिटल डिसीजन पर। और बेटा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो बेटा बाबू, यू नीड फिक्स कैपिटल, यानी कि बेटा सिंपल सी बात कैपिटल बजटिंग डिसीजन पर हो। तो केस क्या पढ़ना मैंने, बी पार्ट कहता है स्टेट एनी 2 फैक्टर दैट इज लाइकली टू कंसीडर व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। बाबू कौन से 2 फैक्टर, कोई भी 3 है आपके पास, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब आपको ये भी बता देता हूँ, अगर दोनों बेटा मैं इकट्ठे पढ़ता रिक्वायरमेंट तो बेटा आंखें बंद करके एक पार्ट का आंसर कैपिटल बजटिंग लिखता, क्योंकि बी पार्ट में क्या पूछा, उसको अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर शॉर्ट टर्म है मेरे कोर्स में, तो वर्किंग कैपिटल की तो बात ही नहीं हो रही कुछ। बेटा नेक्स्ट वन कहता है बेटा, रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, खूबसूरत प्राइवेट लिमिटेड वाली केस स्टडी है बेटा। रिक्वायरमेंट है कमेंट अपॉन द फिक्स कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी। चलो जी अभी ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, केस पढ़ के ही आएगा। और बी पार्ट भी पढ़ लो। हाउ विल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी चेंजेस व्हेन इट इम्प्लीमेंट इट्स प्लान टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
कहता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चेंज हो गई बेटा जब वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा? तो ठीक है, अभी देखेंगे, पहले केस पढ़ो, सबको पता है होगी। खूबसूरत प्राइवेट लिमिटेड इज द लार्जेस्ट हेयर सलून चेन इन द दिल्ली with over a franchise of 200 saloons। बेटा कहता है पूरे दिल्ली का लार्जेस्ट सलून चेन है, 200 है दिल्ली में, और कहता है फ्रेंचाइज है बेटा। ठीक है जी। अब ए पार्ट ने पूछा था फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सर बहुत ही कम है। मेरी तरफ देखना सर, मैं कह रहा हूं हद से ज्यादा कम है आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों सर? 200 चेन है, फ्रेंचाइज में बांटी हुई है, आपने एक भी रुपया अपने लगाया होगा? सर मैकडी है, समझ लो, फ्रेंचाइज है ना। मैकडी इन्वेस्ट करता है क्या? एक तो आपसे फ्रेंचाइज फीस लेता है और उसके बाद कह रहा है सेटअप कॉस्ट सारी आपकी है बेटा, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। तो बेटा आपने 1 रुपया भी लगाया, आपका नाम तो बनी जा रहा है बेटा, रुपया आप एक नहीं लगा रहे। समझ आई बात? तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ना के बराबर है। और बी पार्ट बाबू ये तब समझ में आएगा जब आगे का केस पढ़ोगे। कहते हैं द कंपनी इज नाउ प्लानिंग टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन फरीदाबाद फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम। बेटा क्या होगा? कंपनी फरीदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करेगी जो सलून में यूज होने वाले हैं बेटा। क्या करेगी बेटा? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। लास्ट केस, इसके बाद बेटा रिवीजन। बाबू कहता है ए पार्ट, व्हाट आर द 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कहता है बेटा ऐसे कौन सी 2 रिक्वायरमेंट है जो पूरी करोगे तब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलता है? सर सही मायने में एक ही होती है बेटा, ये गधों वाली बात है बेटा। जब भी ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, हमेशा बेटा आपको फायदा मिलता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। एक ही रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट तो इन्होंने जबरदस्ती बनाई कि इंटरेस्ट टैक्स सेव करा कर देता हो। सर हमेशा ही करा कर देता है, ठीक है ना, हमेशा करा कर देता है, दूसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ये आपकी कंडीशन पूरी है तो हमेशा बेटा आपको डेट फायदा देगा। बी पार्ट, इसके लिए केस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बी पार्ट वैसे पढ़ो एक बार। कहता है एज्यूमिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी सेम एट इट वाज फॉर द करंट ईयर, दैट इज 15%. Do you think financial manager will be able to meet their goal? Show your working clearly. चलो जी बेटा, बाबू इसने आपको बताया, कहता है जो करंट ईयर में, मेरी तरफ देखना, जो करंट ईयर में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है बेटा वो 15% चल रहा है, मान के चलो वही चलता रहेगा, ठीक है ना। कहता है ये बताओ फाइनेंशियल मैनेजर अपना गोल भी पूरा कर पाया कि नहीं? बेटा अभी पहले केस पढ़ना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहा है तब समझ में आएगा। Well-being is a company engaged in a production of organic food. Presently, it sells its product through indirect channel of distribution. But considering the sudden surge in the demand of organic product, the company is now inclined to start its online portal for the direct marketing. The financial manager of a company are planning to use debt in order to take the advantage of trading on equity. बेटा फाइनेंशियल मैनेजर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाना चाहता है। कहता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन प्लान इट इज प्लानिंग टू रेज अ डेट कैपिटल ऑफ 40 लाख थ्रू अ लोन ऑफ 10% फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बैंक। 40 लाख लोन लेना चाहता है 10% पर बेटा, ठीक है जी। कहता है द प्रेजेंट कैपिटल बेस ऑफ अ कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 9 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। कहता है आज तक की कहानी क्या है, प्रेजेंट की कहानी क्या है? प्रेजेंट में आपके पास 90 लाख रुपए आपने लिए हुए हैं, 9 लाख इक्विटी शेयर से 10-10 रुपए, 90 लाख प्रेजेंट में लिए हुए हैं और फ्यूचर में बेटा 40 लाख का आप लोन लेने चाह रहे, ठीक है जी बेटा। कहता है रेट ऑफ टैक्स बेटा 30% है। चलो जी बहुत बढ़िया बात, बहुत सारी बातें इसने मेरे को बता दी। बाबू मुझे तो कैलकुलेट करके देना है, मैं अभी कैलकुलेट करके देता हूँ, क्या करना है सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा फाइनेंशियल मैनेजर का गोल क्या था कि वो एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज उठाना चाहता है, केस ये कहता है, ठीक है बाबू। ये प्रेजेंट सिचुएशन है जहां आपने सिर्फ इक्विटी शेयर से पैसे लिए हुए हैं बेटा, कितने रुपए? 90 लाख रुपए, ठीक है ना। और फ्यूचर सिचुएशन क्या है बेटा? कहता है 40 लाख का आप डेट लेना चाहते हो 10% पर, और बेटा 90 लाख पहले भी बेटा जो इक्विटी वाले हैं वो भी आपके पास बने रहेंगे,
ठीक है ना सर, 40 लाख एडिशनल लेने चाह रहे हो सर। इक्विटी शेयर कोई पेमेंट थोड़ी कर दी आपने वापसी। अगर प्रेजेंट में इक्विटी शेयर 90 लाख रुपए के पैसे लिए हुए थे तो बेटा फ्यूचर में भी तो 90 लाख के लिए होंगे। मैंने कोई इक्विटी के पैसे थोड़ी लौटा दिए, कंपनी देती थोड़ी है इक्विटी के पैसे वापस, ठीक है ना जी। अब सुनना बाबू, EBIT आपको क्वेश्चन में दिया गया, मैं ये बता देता हूं कैसे। क्वेश्चन ने कहा बी पार्ट में कि आपका रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर लो 15% है, 15% एज्यूम कर लो। कह रहा जो करंट ईयर में है वही फ्यूचर में रहेगा, ये भी उसने बोल दिया 15% रहेगा। बेटा कितना पैसा लगाया हुआ है, 90 लाख, कहता है 15% कमाओगे उसका। सर 15% निकालना क्या दिक्कत है, निकल गया जी 13.5 लाख 15%, ठीक है जी। माइनस करो बेटा इंटरेस्ट, इस सिचुएशन में इंटरेस्ट है नहीं है बेटा, सारा पैसा अपना लगा हुआ था। टैक्सेस कितना, 30%, 30% कैलकुलेट कर लेना बेटा। बाबू ये EBT था, टैक्स गया, ये आया EAT। बाबू कोई प्रेफरेंस की बात नहीं है, इसे ही EFE लिख देता हूं, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा इसने बताया 9 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, यही तो बताया इसने। बेटा आपका EPS कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1.05। कोई दिक्कत तो नहीं, इसके ऊपर तो बहुत न्यूमेरिकल कर लिया अब आपने। बेटा कहता है फ्यूचर में कंपनी 40 लाख का लोन ले रही है 10% पर। मेरे प्यारे बच्चों मैं ये करके दिखाऊं, पहले उससे पहले एक बात बता देता हूं बाबू, यहां पर ROI इंटरेस्ट से ज्यादा है कि नहीं। आपका ROI बिजनेस का 15% है, जबकि ब्याज 10% देना है। बेटा अगर मैं चाहूं तो बिना कुछ करे, कैलकुलेशन करे, इसको क्लियरली बोल सकता हूं कि पक्का फाइनेंशियल मैनेजर का गोल पूरा होगा। फाइनेंशियल मैनेजर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज लेना चाहता है और ऐसी सिचुएशन में मिलता है हमेशा, लेकिन उसने कहा शो योर वर्किंग क्लियरली, तो बेटा वर्किंग करके दिखा दो, ठीक है जी। बाबू मैंने बिजनेस में अब टोटल 1 करोड़ 30 लाख लगाए होंगे, 90 लाख रुपए अपने इक्विटी के और 40 लोन के, और बेटा रिटर्न का रेट आज भी वही है, कहता है 15% कमाओगे, ठीक है ना बेटा। तो 15% कमा लो बेटा। 1 करोड़ 30 लाख का 15% निकालोगे, शायद यही आएगा, देखना। अरे वहां देख लो, ओके है ना, वैसे तो यही आएगा, लो सामने देखना। दूसरी बात बेटा, अब इंटरेस्ट की बात करो, 40 लाख रुपए आपने डेट से लिए, 10% ब्याज देनी है। 10%, 40 लाख का 10%, 4 लाख, 15,50,000 अर्निंग बिफोर टैक्सेस। बेटा इसके ऊपर 30% टैक्स पे कर दो, क्या 465, कितना बच रहा है 10। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम, बेटा कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.21। क्या बेटा EPS बढ़ गया, बढ़ गया EPS। क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिल गया, मिल गया बेटा, हो गया प्रूफ। क्लियर बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।